नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 14 साल बाद होगी 5600 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति। पुस्तकालय अध्यक्षों को मिलेगी 60 साल की सेवानिवृत्ति आयु। लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की कर रहे मांग। मिथिला हाट की तर्ज पर पटना और रोहतास में भी बनेगा हाट। गांधी मैदान के पास बनेगा पटना हाट। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी सरकारी विभागों को दिया निर्देश। गवर्नमेंट लैंड पोर्टल पर जमीन का ब्यौरा देना हुआ अनिवार्य। अपर मुख्य सचिव की बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज पर हुई चर्चा। हर पंचायत में बनेगा सरकार भवन। भूमि दान करने वालों को मिलेगा सम्मान। पूर्वजों के नाम पर रखा जाएगा मीटिंग हॉल का नाम। भारत विरोधी बयान से फिर चर्चा में आए शाहिद अफरीदी ने मीडिया से बातचीत में भारत को जमकर कोसा। कहा, भारत पाकिस्तान के विकास में बाधा बन रहा। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 14 साल बाद होगी 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति। बिहार के हाई स्कूलों में 14 साल बाद लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार कर वित्त और विधि विभाग को भेजी है। नियमावली पर सहमति मिलने के बाद राज्य पदवर्ग समिति और मंत्रिमंडल से मंजूरी लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति पूरी हो जाए। नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा 100 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, जिसमें गलत उत्तरों पर अंक काटे नहीं जाएंगे। पुस्तकालय अध्यक्षों को शिक्षक वेतनमान, नई पेंशन योजना और 60 साल की सेवानिवृत्ति आयु मिलेगी। आरक्षण और उम्र सीमा में छूट नियमों के अनुसार लागू होगी। 2008 में पहली नियमावली बनी थी, तब 2596 पदों पर नियुक्ति हुई थी। वर्तमान में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष काम कर रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस के डिग्रीधारी अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। मिथिला हाट की तर्ज पर पटना और रोहतास में भी बनेगा हाट। बिहार सरकार ने मधुबनी के सफल मिथिला हाट की तर्ज पर पटना और रोहतास में भी हाट बनाने की योजना शुरू की है। पटना हाट के लिए 48.96 करोड़ और रोहतास हाट के लिए 28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पटना हाट गांधी मैदान के पास एक मनोरंजन और खरीदारी स्थल होगा, जिसमें लोक कला, मिथिला पेंटिंग, 2 रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए गेम जोन और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। रोहतास हाट इंद्रपुरी जलाशय के पास बनेगा और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही गया और कैमूर में रोपवे का निर्माण शुरू होगा, जिससे पर्यटक पहाड़ी और धार्मिक स्थल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। कैमूर में 425 मीटर लंबा रोपवे मुंडेश्वरी धाम को जोड़ेगा। ये परियोजनाएं बिहार के पर्यटन और स्थानीय कला को नया विस्तार देंगे। गया ने खेलों में बनाई नई पहचान। गतका और योग में पदक जीतकर दिखाया दम। गया, जो अब तक मोक्ष और अध्यात्म की नगरी के रूप में पहचाना जाता था, अब खेल के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। पहली बार यहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें बीपाट खेल परिसर और IIM बोध गया में तैराकी, योग, गतका, थांगटा और कलरी पट्टू, खो खो सहित 7 पारंपरिक और आधुनिक खेलों की प्रतियोगिताएं हुई। 18 से अधिक राज्य के खिलाड़ी शामिल हुए। बिहार की टीम ने गतका में 9 पदक और योग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मौजूद थी। आयोजन से गया को पर्यटन और आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ मिला है, जिससे होटल, टैक्सी, दुकानदारी सभी क्षेत्रों में आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। IIM परिसर में अस्थायी ढांचा बनाकर मलखम और योगासन कराए गए। आयोजन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। गवर्नमेंट लैंड पोर्टल पर जमीन का ब्यौरा देना हुआ अनिवार्य। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि उन्हें मिली जमीन का विवरण गवर्नमेंट लैंड म्यूटेशन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में विमानपत्तन प्राधिकरण, रेलवे, दूरसंचार विभाग, बियाडा, एम्स, पटना, दरभंगा और रक्षा मंत्रालय समेत कई विभागों ने भाग लिया। बैठक में भूमि के ऑनलाइन दाखिल खारिज और जमाबंदी सृजन की बाधाओं पर चर्चा हुई। विभाग ने स्पष्ट किया कि संबंधित संस्थानों को भूमि संबंधित सभी अभिलेखों के साथ पोर्टल पर आवेदन करना होगा। समस्याओं के समाधान हेतु हर विभाग को विशेष तिथि पर विभागीय कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन करना होगा। एम्स समेत अन्य संस्थानों को संबंधित जिला भू और जनपद अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण जल्द पूरा करने का मिला निर्देश। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का जल्द निर्माण करने का निर्णय लिया गया। अब तक 1635 भवन बन चुके हैं, जबकि 269 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध ही नहीं है।
भूमिदान करने वालों को सम्मानित कर मीटिंग हॉल उनके पूर्वजों के नाम पर रखा जाएगा। ई ग्राम कचहरी से वाद दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। लंबित न्यायिक वाद और अंकेक्षण की भी समीक्षा हुई। 15वें और 6ठे वित्त आयोग की योजनाओं की तेजी से राशि खर्च करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 6,23,358 लाइटें लगाई गई हैं, जिनकी निगरानी के लिए केंद्रीकृत प्रणाली लागू है। जल जीवन हरियाली अभियान में 25,280 कुएं का जीर्णोद्धार भी हुआ। इसके अलावा आरटीपीएस केंद्रों पर 10,94,194 आवेदन आए, जिनमें से 10,14,325 से निपटाए गए। खादी आयोग के कर्ज घोटाले का किया बड़ा खुलासा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए कर्ज दिया, लेकिन कई लोगों ने कर्ज लेकर उद्योग नहीं लगाया और अब तक कर्ज भी नहीं चुकाया गया है। 3,940 उद्यमियों की जांच में से 1942 की जांच हो चुकी है। 484 उद्यमी कर्ज लेकर गायब है, जबकि 603 ने गलत पता देकर राशि हड़प ली। आयोग ने कर्ज वसूली के लिए डाक विभाग बिहार सर्किल से जांच कराई, जिससे फर्जीवाड़ा सामने आया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2022 में 5 से 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया गया था। जांच में बिहार के कई जिलों के उद्यमी शामिल है, जिनमें वैशाली 178, सीतामढ़ी 103, बेतिया 75, नालंदा 62 और भोजपुर 67 प्रमुख है। आयोग अब कर्ज वसूली और फर्जीवाड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। लखनऊ में चलती बस में लगी आग, जिंदा जले 5 यात्री। लखनऊ के किसान पथ पर गुरुवार सुबह चलती बस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। बेगूसराय यानी कि बिहार से दिल्ली जा रही इस बस में करीब 80 यात्री सवार थे। आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर भाग गए। 1 किलोमीटर तक बस चलती रही। यात्रियों को खिड़कियां तोड़कर निकाला गया, लेकिन लोहे की रॉड के कारण बचाव में दिक्कत हुई। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की जलकर जान चली गई, जिनमें लक्ष्मी देवी, सोनी, देवराज, साक्षी और एक अज्ञात पुरुष भी शामिल है। दमकल व पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाकर बाकी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मृतकों के शव ट्रॉमा सेंटर भेजे गए हैं। घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और बस सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि हादसे के बाद बस मालिक और चालक फरार है। आईआईटी पटना के 26 छात्रों का गूगल इंटर्नशिप के लिए चयन। आईआईटी पटना ने तकनीकी उत्कृष्टता में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्थान के 26 प्री फाइनल ईयर छात्रों का चयन गूगल की समर इंटर्नशिप के लिए हुआ है, जो अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। चयनित छात्रों में 15 छात्र और 11 छात्राएं शामिल हैं। ये सभी मई से जुलाई 2025 तक गूगल में 12 हफ्तों की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप करेंगे। निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने इसे संस्थान के लिए गर्व का क्षण बताया और छात्रों की मेहनत व संस्थान के प्रेरक माहौल को इसका श्रेय दिया। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन मूल्यांकन और 2 चरणों के तकनीकी इंटरव्यू शामिल थे। चयनित छात्रों में 16 कंप्यूटर साइंस, 5 मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस और 1 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है। ये उपलब्धि संस्थान की गुणवत्ता और छात्रों की प्रतिभा को दर्शाती है। रजनी प्रिया जमानत पर हाईकोर्ट की चेतावनी, जवाब नहीं दिया तो सीबीआई को लगेगा जुर्माना। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले में सीबीआई की लापरवाही पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। घोटाले की आरोपी रजनी प्रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चेताया कि अगर 16 मई तक काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं हुआ तो सीबीआई को 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। रजनी प्रिया, जो सृजन महिला विकास सहयोग समिति की सचिव थी, उन पर 18 से अधिक मामले दर्ज है और वह फिलहाल जेल में बंद है। सीबीआई को 26 मार्च को जवाब दाखिल करने का आदेश मिला था, पर अब तक अनुपालन नहीं किया गया है। 2003 से 2017 तक चले इस घोटाले में एनजीओ ने करोड़ों की सरकारी राशि हड़प ली थी। कोर्ट ने सीबीआई की धीमी जांच पर नाराजगी जताते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए। अगली सुनवाई 16 मई को होगी, जो एजेंसी की गंभीरता की अग्नि परीक्षा होगी। थाने में रील बनाने पर महिला सिपाही अंशु आनंद निलंबित। छपरा नगर थाना की महिला सिपाही अंशु आनंद ने थानाध्यक्ष कार्यालय में जातीय वर्चस्वता से जुड़े बैकग्राउंड ऑडियो के साथ रील बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो के प्रसारित होने पर सारण के एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने गंभीरता से मामले को लेते हुए महिला सिपाही को निलंबित कर दिया है। अंशु आनंद से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया गया है। एसएसपी ने कहा कि गलत काम करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। यह कदम पुलिस प्रशासन की अनुशासन और कार्यशैली को सुधारने की दिशा में लिया गया है। आचार संहिता उल्लंघन में फंसे उपेंद्र कुशवाहा, एमपी एमएलए कोर्ट में 4 जून को सुनवाई।
मीनापुर थाना क्षेत्र के मुस्तफागंज बाजार में 6 साल पहले आयोजित राजनीतिक सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा द्वारा चुनावी भाषण निर्धारित समय से 45 मिनट अधिक देने पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। 10 मई 2019 को हुई इस सभा का संचालन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक था, लेकिन कुशवाहा ने देर तक भाषण दिया। तत्कालीन सेक्टर पदाधिकारी ने मीनापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच जमादार विजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई, जिन्होंने 15 फरवरी 2020 को चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में बुधवार को विशेष एमपीएमएलए कोर्ट में बचाव पक्ष की अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 जून निर्धारित की है। विशेष अभियोजक ने बताया कि जांच में आवश्यक साक्ष्य जैसे कि एसडीओ के आदेश की कॉपी और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल नहीं की गई। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया अभी भी जारी है। बीजेपी ने एक्स पर शेयर किया लालू परिवार का वीडियो, तेजस्वी ने दिया जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर करारा कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दोनों पर घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। इस वीडियो का नाम गैंग्स ऑफ घोटालेबाज है, जो भोजपुरी गायक अरविंद अकेला कल्लू के गाने का एक रीमेक है। वीडियो में चारा घोटाला, जमीन घोटाला और जंगल राज का जिक्र किया गया है। तेजस्वी यादव ने इसे भाजपा की हार की बौखलाहट और कुप्रचार बताया और कहा कि वे ऐसे प्रचार पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते दोनों पक्ष प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा का यह अभियान महागठबंधन खासकर राजद पर निशाना साध रहा है। तेजस्वी ने कहा कि जनता हमारे साथ है और भाजपा के आरोप निराधार है। बिहार के जनजातीय समूह को पीएम जनमन योजना के तहत मिलेंगे 2 लाख रुपए। पीएम जनमन योजना के तहत बिहार के जनजातीय समूह को पक्का मकान बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये योजना विभिन्न राज्यों में 2023 से लागू है और इस साल बिहार में भी शुरू हो रही है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। योजना का लाभ बिहार के कटिहार, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, जमुई, बांका, सुपौल और किशनगंज जैसे जनजातीय आबादी वाले जिलों के परिवारों को मिलेगा। चयन के लिए इन जिलों में सर्वेक्षण कर कमजोर जनजातीय परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, जो कच्चे मकान में रह रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में करीब 1,500 परिवारों का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख लाभुक को 1,20,000 रुपए मिलते हैं, जो कि पीएम जनमन योजना के तहत चयनित परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे बेहतर आवास सुनिश्चित होगा। बिना परमिशन राहुल पहुंचे छात्रावास, 12 मिनट में भाषण हुआ समाप्त। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास पहुंचे, जहां प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने 12 मिनट का संबोधन दिया, जिसमें छात्राओं से शिक्षा, जातीय जनगणना और सामाजिक अन्याय पर भी बात की गई। राहुल ने पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश का उल्लेख करते हुए कहा कि वे नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनके पीछे जनता की शक्ति है। प्रशासन ने राहुल को टाउन हॉल में कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी, लेकिन वे पैदल छात्रावास पहुंच गए। दरभंगा में राहुल के काफिले को भी पहले रोका गया था। कांग्रेस का शिक्षा न्याय संवाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति उजागर करने के लिए एक नया जनसंपर्क अभियान है, जो 1.5 महीने तक चलेगा। जहां अनुमति मिलेगी वहां संवाद होगा, अन्यथा संस्थानों के बाहर होगा। कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। भारत विरोधी बयान से फिर चर्चा में आए शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी एक बार फिर भारत पर विवादित बयान देकर चर्चा में आ गए। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के विकास में बाधा बन रहा है। ये बयान उन्होंने पाकिस्तान में एक कथित विजय यात्रा के दौरान दिया, जबकि हाल ही में भारत पाक संघर्ष में पाक सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद अफरीदी पाकिस्तान की जीत का दावा करते फिर रहे हैं। अफरीदी ने मीडिया से बातचीत में भारत को जमकर कोसा, जिस पर सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हो रही है। शाहिद अफरीदी की भारतीय सेना से नफरत की एक वजह यह भी मानी जाती है कि 2003 में बीएसएफ ने उनके चचेरे भाई शाकिब को मुठभेड़ में मार गिराया था, जो हरकत उल अंसार का बटालियन कमांडर था। अफरीदी तब इस रिश्ते से पब्लिकली इनकार कर चुके थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है दीपक कुमार, शोमिका कुमारी, सोनू चौहान, राकेश मिश्रा, हीरा लाल, खुशी शर्मा, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, धीरज करदार, रवि मोहन वर्मा, नंद कुमार, गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर और नरेंद्र कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी का बिहार दौरा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए असरदार होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।